माओवादियों के अलग अलग एरिया कमेटी, दलम और जोन होते हैं। उसमें से एक जोन है एमएमसी जोन, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्य आते हैं। और इस जोन में अभी फिलहाल में अगर कोई बड़ा माओवादी नाम है तो नाम है रामधेर का, क्योंकि वो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामधेर अब अपनी टीम के साथ समर्पण करने वाले हैं, पुनर्वास करने वाले हैं, मुख्य धारा में लौटने वाले हैं। तो इस दौरान इन्होंने बस्तर टॉकीज़ को बुलाया कि सरकार से समन्वय बनाने में बस्तर टॉकीज़ इनकी मदद करे। तो हम हाजिर हैं इनसे। तो मुझे लगा कि इस दौरान रामधेर से बातचीत करना चाहिए कि एक माओवादी का जीवन और कैसे वो संगठन में चले गए, कैसे इतना लंबा साल गुजारे और कैसे अब वो वापस लौट के आ रहे हैं, क्या कुछ हासिल हुआ इस दौरान और क्या कुछ छूट गया। सारे मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त ये सबसे खास बात बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ और बस्तर के आदिवासी जो कि बड़ी संख्या में माओवाद संगठन से जुड़े, उन सारे माओवादियों जिसमें कितने ही माओवादी मारे गए, माओवादी संगठन जिसमें आदिवासी माओवादी मारे गए, कितने ही माओवादियों को पदोन्नति मिली, लेकिन रामधेर वो पहले आदिवासी माओवादी हैं बस्तर के जिनको सबसे पहले सेंट्रल कमेटी पर पदोन्नत किया गया 2023 में। और उसके बाद फिर दूसरा जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे वो थे हिड़मा, जो 2024 में सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनाए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया संगठन में। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। स्वागत। ये बताओ दादा, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आप कब माओवादी पार्टी में जुड़े, वो समय कौन सा था और ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि हथियार उठाना चाहिए। जी इसमें 1990 में मैं तो गया ही, पार्टी में ज्वाइन किया। तब हमने मतलब वो देख रहा था कि समाज को देख रहा था और साथ में उसी मतलब जैसे ही मैं बढ़ रहा था, समझ रहा था, तो पार्टी आ गई थी। और उस जब पार्टी आई तो मेरे बड़े भैया पार्टी का जो गांव का संगठन का जिम्मेदारी हुआ करता था, उसको जिम्मेदार दिया गया था पार्टी ने। तो वहाँ से मेरे भैया जो संगठन में काम करते करते उन्होंने एरिया कमांडर लेवल के स्तर में आ गए थे। वो काम करते समय उसका ऊपर पुलिस की दमन बढ़ती गई। अब उसको अरेस्ट करेंगे, उसको पकड़ेंगे। वो पुलिस से बचते बचाते अपना काम को जारी रखे थे उन्होंने। और साथ ही क्या है, पार्टी काम कर रही है लोगों के लिए, वो एक मैसेज तो लोगों के पास, समाज के पास आ गई थी। साथ में मैंने भी देखा आंखों के सामने कि हाँ, लोगों के लिए काम करने के लिए पार्टी जो कह रही आई है ठीक है। फिर वो किस बात की ठीक है, मैं समझ रहा था कि जैसे कि शोषण, अन्याय और समानता, एक दूसरे मानव के बीच में फ़र्क को हमने सबसे मतलब छोटेपन से ही मैंने कुछ विषयों को लेकर सोच रहा था। हम गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों हैं, अमीर अमीर ही, गरीब गरीब ही, इतना दूरी कैसे बनी, हमको ऐसा क्या हो गया था, अपना मन में ही चल रहा था। तो तब फिर पार्टी आने के बाद ये इसको सबको मिटाना है तो लड़ना है, लड़े बिना नहीं होगा। और साथ ही ये था कि जो नेशनल पार्क एरिया है, वो एरिया अभयारण्य, नेशनल पार्क अभयारण्य क्षेत्र के नाम से वो विस्थापित होने जा रही थी। 1990 के पहले से ही, 80 के पहले से ही वो विस्थापित घोषित किया गया क्षेत्र था वो। जब फिर पार्टी वहाँ पहुँचने के बाद फिर जिन लोगों ने जिस गांव में जहाँ बसे हैं, जिस क्षेत्र में रहे हैं, उनको वहाँ वो अधिकार है, जाने का ज़रूरत नहीं, इसलिए हमको लड़ना है। पार्टी ने उसमें बल दिया।
लड़े बिना ज़मीन नहीं मिलेगा, लड़े बिना अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्षेत्र में हमको जीना है, रहना है, तो चल लड़ना ही एक रास्ता है। तो पार्टी एक रास्ता दी थी, तो फिर लोग भी इकट्ठा हुए, संगठित हुए लड़ने के लिए। रैली जुलूस वगैरह धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ वो इसलिए हुआ कि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जुल्म चल रहा था, शिकार करना मना, जंगल जाना मना, घायल जंगल में घुसाना मना, और घर द्वार लकड़ी ये सब तोड़ के ले जाना मना, उनके ऊपर जुर्माना लगाना, यह सब हुआ करता था। तो पार्टी आने के बाद इनको मतलब भगाना है, यह हमारा है, अधिकार हमारी है, इसलिए उनको यहाँ आने नहीं देना है। वो पार्टी जो बताई है वो वास्तविक उस समय, उस दिन, उस वक्त वो वास्तविक दिखा, तो उसके हिसाब से लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद इसी तरह हमने लड़ते हुए आगे जाएंगे और लड़ेंगे। लड़ते हुए हमारा गांव, हमारा जंगल, हमारा संपत्ति को हम बचा सकते हैं। ये हमको पार्टी ने वो मार्गदर्शन देती गई है। तो उसमें मैं बेटी का ये अच्छा है, जब लड़ रहे हैं सभी लोग लड़ना है, तो मैं भी निकलता हूँ, हम भी जाएंगे। ऐसा मैंने तब बड़ा भैया से भी वो परामर्श किया था कि कैसे मैं। क्या नाम था बड़े भाई का? सोमा मज्जी। तो हाँ, आ सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो उन्होंने भी प्रोत्साहन दी और उसके बाद फिर मैं निकल गया। तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहे उस समय स्कूल? पहले मैं उसके पहले मतलब जाने के पहले छोड़ दिया था, दूसरी पढ़ के छोड़ दिया था। अच्छा, दूसरी पढ़ के छोड़ दिया जी। क्यों छोड़ दिए थे? नहीं, वो समय क्या है, अपने बचपना बुद्धि खेलना। अब स्कूल में जाएंगे तो बांधे जैसा लगता था, बैठे रहना पड़ता, वो मन नहीं लगता था। अभी कभी कभी टीचर लोग पी के मस्त चमकाते थे, पी के, हाँ, दारू पी के, उसमें भी फिर वो मूड अलग हो जाता था, इसलिए हम स्कूल छोड़ दिए। अच्छा, उस समय जब आप पार्टी में ज्वाइन किए, लेकिन अच्छा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मन वहाँ तक जा रहा है, ये सोच रहा है कि हम अमीर क्यों हैं, गरीब क्यों हैं। हाँ, वो तो जा रहा है वो। अच्छा, क्योंकि सामाजिक देन है सोचने का, जो ज्ञान होती है तो समाज से आती है। क्या उम्र रहा जब आप गए पार्टी में? 18 साल, एकदम यंग वाला जी, लड़ने भिड़ने वाला। हाँ जी। तो शादी नहीं हुआ था उसमें? शादी करके ही गए हम लोग। शादी करके गए जी, 18 साल में ही शादी करके, जैसे शादी हो उसी साल निकल गए। अच्छा, शादी हो तो क्या पत्नी भी ले गए? ये गजब है। मतलब शादी हुआ, लोग शादी होता है, हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं, रामदेव दादा शादी किए और ये क्रांति मनाने चले गए। गजब। तो आपकी पत्नी भी तैयार थी जाने के लिए? हाँ, हैं? तैयार। उनको कैसे तैयार किए कि उनका मन था पहले से? परिस्थिति ये है, हाँ। हमको तो घर में रहने नहीं दे रही पुलिस। अब मुझे भी पकड़ने के पीछे लग गई थी। कब? उसी समय? नहीं, तब तो आप पार्टी में नहीं जुड़े रहे होगे ना? नहीं। हाँ? वो क्या है, मैं पहले कुछ दिन और इधर उधर घूम के आया था, तो मुझे भी पकड़ने के चक्कर में आए थे। अच्छा। और फिर उसको, वो पहले टारगेट में आए, बाद में हम आए। कौन आया पहले टारगेट में? भैया। अच्छा, हाँ। और पकड़ने की टारगेट में। फिर हम लोग क्या है वहाँ से एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेदरे के वो बंडे गायता बोलते हैं। पुजारी नहीं है, अच्छा, गांव का पटेल। पटेल गाता, ठीक है। और बंडे गायता बोलते हैं, वो पटेल है। उसको मतलब पार्टी निर्णय दी होगी, वो मेरे भैया जाके कुछ लोग, वो एक टीम बन के जाके उसको अरेस्ट कर ले एक दिन। अब अरेस्ट करने के बाद रात को, उस दिन मैं घर में सो रहा था, रात को आके पुलिस पकड़ ली। पकड़ के वो बहुत पिटाई दी, टॉर्चर की वहीं पर। हाँ। मुझे फिर बड़ा रस्सी से बांध के मुझे ले गई। हाँ। आपको भी ले गई बड़े रस्सी में? हाँ, बांध के ले गई। वो हाँ। 3 दिन घुमाए। हाँ। इधर महाराष्ट्र गांवों में घुमाई, इधर छत्तीसगढ़ के गांवों में घुमाई। 3 दिन घुमा के कुटरू लेके गए। कुटरू जाने के बाद फिर कुटरू से हम लोगों को ले जाके एक जगह में रखे थे। 2 जन को लेके गए थे, हमारा गांव का और एक लड़का को। वहां से हमको दंतेवाड़ा लेके जाने वाले थे। अच्छा। तो हम सोचे दंतेवाड़ा जाएंगे तो वापस
आना तो मुश्किल है। हम्म तो इससे अच्छा है कि यहाँ से भाग जाएं। हम्म। हम सवेरे शौच के लिए गए, वहाँ से भाग के सीधा घर आ गए, दोनों? अच्छा। वो और एक लड़का के साथ। हाँ, तो आपकी पत्नी उस समय घर में थी? वो उसको पकड़े नहीं, वो घर में थी। तो हम सीधा भाग के आ गए। वो जुलाई महीना था, जम के बारिश गिर रहा था, नदी नाले उफान पर थे। फिर वहाँ आने के बाद फिर पुलिस भी पीछा की, गांव तक आई, लेकिन हम दूसरे गांव निकल गए और मेरे रिश्तेदारों के पास निकल के फिर घूम के धीरे से गांव पहुंचा था। फिर बाद में और वहाँ से फिर घर छोड़ के फिर जंगल में ही रहना, दूसरा गांव जाना, घूमते रहना, ये करते करते वहाँ से सीधा बीच रास्ता में एक जगह में भैया मिला। तो भैया मिलने के बाद वो भैया के साथ फिर हम वहीं से हम निकल गए। वहाँ से अब कंटिन्यू होते तो आ रहे हैं। पत्नी का मन था आने का शुरू से? अब मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, तो वो कहाँ रहेगी? वो क्या बोले इनको पत्नी को? पूछे थे कि क्या करेंगे, परिस्थिति ये है, जाने ऐसे तो यहाँ रहना मुश्किल पकड़ेंगे, जाने स्टिक रहेगा बोलने से हाँ वो भी सहमत हुई। अच्छा, पत्नी का घर कहाँ है? वो महाराष्ट्र मेणंदपल्ली गांव में आती है। महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से आपका बीजापुर का? नहीं, वो इंद्रावती नदी के आमने सामने है। अच्छा, ऐसे बोलने में राज्य अलग है लेकिन नदी के उस पार गाँव है। इधर आमने सामने है। उनके घर से भी कोई था पार्टी में? नहीं था, कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो आप उनको ले जाके एक वो कर जी। फिर किसके पास गए, कैसे जुड़े, कौन था आपका लीडर उस समय? वो एरिया का लीडर कमांडर के रूप में मेरा भैया ही था। उनके साथ उस समय वो लच्छन्ना सीसी मेंबर हुआ करता था। लच्छन्ना, हाँ। वो दोनों साथ में थे, दोनों मिले। तो उसके साथ फिर हम हमारा प्रपोजल उनके सामने रखने के बाद ठीक है चलो, क्योंकि तब तक जन जागरण शुरू हो गई थी। अब इसको मार काट धनुष से घोंपना वगैरह मारना कौन करता था? महेंद्र कर्मा, जन जागरण। तो फिर वहाँ से हम लोग, अब उसके चलते ही घर में रहना नहीं बना। जैसे वो वैद्य पटेल को मार दिए तो वो लगातार उस मामला शुरू हो गया। फिर उनके साथ ऐसा स्थिति है, घर में नहीं रह पाएंगे तो बहुत मुश्किल जा रहा है करके फिर वहाँ से हम उनके साथ निकल गए। फिर वहाँ से पार्टी में कंटिन्यू चलते रहे। तो सबसे पहले क्या बने आप? सबसे पहले किसी को भी बनना है तो पीएलजे सदस्य ही बनना है। अच्छा, पीएलजे सदस्य मतलब वो कोई भी आता है, अगर वो घर में ही कोई पार्टी सदस्य उम्मीदवार सदस्य बनता है तो उसी स्तर में वो आके वहाँ कंटिन्यू होगा। अगर नहीं बनता है तो फिर पीएलजे सदस्य के रूप में ही जाना। तब वो पीएलजे नहीं हुआ करता था, बस दलाम ही दलाम। दलाम के मतलब लड़ने वाले, मतलब लड़ने वाले। क्योंकि 2002 में पीएलजे गठन हुआ था ना। तो 2002 में कि 4 में? नहीं, 2 में। अच्छा, पीएलजे। और बटालियन? मतलब इसकी पीजीए बनाया गया था 2002 में। पीजीए 2004 में वो जहाँ एमसीसी और पीपुल्स मिलने के बाद पीएलजे हुआ। पहले अच्छा, पीजीए मतलब पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी। पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी 2002 में बना है। 2 में बना था। तो उसके हिसाब से वो क्या है, हम दलम में सदस्य के रूप में हुआ करते थे। उसके बाद 2002 में नहीं, आप 1992 में, 1992 में पार्टी सदस्यता पाई। 1992 में पार्टी सदस्यता पाने के बाद फिर 1995 में ऐसी सदस्यता आई। अच्छा, एरिया कमेटी की। उसमें डिप्टी कमांडर की भी जिम्मेदारी आई थी। और उसके बाद 2000 में प्लीना कॉन्फ्रेंस हुई थी डिवीजन का, उसमें डीवीसी सदस्य। क्या कॉन्फ्रेंस हुआ था? कांग्रेस जो होता? नहीं, वो डिवीजन लेवल का। अच्छा, डिवीजन लेवल का होता था। वहाँ पर डीवीसी सदस्य था आपको बना, वो प्रमोशन आई। और उसके बाद 2006 में एजेंसी में आया। अच्छा, और 2006 में एजेंसी में आते आते फिर उसके बाद फिर 2023 में सीसी में आया।
तो 2006 से 2023 बहुत लंबा समय नहीं हो गया सीसी बनाने में? हाँ, मतलब वो लंबा ही है। अब वो एक जगह में आने के बाद फिर उसका निभाने का शक्ति, उसका क्वालिटी कौशलता भी उन्नत होना चाहिए उसमें। होने के बाद ही फिर अब किसी का पहले हो सकता है, किसी का बाद में भी हो सकता है, लेकिन कैडरों को विकास करने का एक तरीका होता है कि वो विकास करते जाएं, उनके लिए अलग अलग टाइम में क्लासेस, राजनीतिक प्रोग्राम चलाते जाए। अब यहाँ अपने बस्तर संभाग में या तो हमारा दंडकरण क्षेत्र में पढ़े लिखे कमरेड है नहीं, तो इसके लिए फिर उनको विकास करने के लिए राजनीतिक रूप से उनको क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो उस पर पार्टी ने एक गाइडलाइन बना के कि इनको क्रमवार शिक्षित किया जाए राजनीतिक रूप से, मतलब सैद्धांतिक, राजनीतिक, मिलिट्री के रूप में किया जाएगा। उसके हिसाब से क्रमवार बनाते गए तो फिर इसमें अब कुछ लोग कुछ विषयों में स्पीड रहते हैं, उसमें आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग वो हमेशा कोई समाज में रहता है, फर्स्ट कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, उसमें उस ज़माने में उस काल में दूसरा कैटेगरी में हो सकते हैं। कोई भी तीसरा वाले दूसरा में आएंगे, दूसरा वाले तीसरे पहले में नंबर में जाएंगे। ऐसा वो एक पार्टी का तरीका रहता है वैसा विकास करने का। उस हिसाब से मैंने सीसी बनाने के पहले क्या कोई ऐसा क्लास होता है, परीक्षा होता है क्या देखने के लिए कौशल का? हाँ, नहीं, वो उसका रोजगारी काम को ऊपर के जो नेतृत्व है हमेशा देखती है कि इसका काम कुशलता क्या है, कैसा है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, उस पर फैसला लेते हैं कि वो उसको धीरे धीरे फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए। कुछ पुलिस अधिकारी लोग भी इस बात को बोलते हैं, या बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि माओवादी पार्टी में तेलंगाना के जो माओवादी हैं वो कभी भी बड़े स्तर पे आदिवासियों को जगह नहीं देते हैं, और यही वजह है क्या कि मतलब 2023 में आपको बनाया, तब तक तो सरकार बदल गई थी, बीजेपी की हो गई थी क्या ना? हाँ, चुनाव हो गया था वो तो, हाँ, बदल गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब स्थिति कमज़ोर हो रहा है बोल के आप आदिवासी सीसी बनाए? उसके पहले आपके पहले कोई आदिवासी सीसी बना? झारखंड में बने थे। नहीं, यहाँ पे? यहाँ नहीं है। अब सीसी जो है पार्टी देश लेवल देखती है, केवल बस्तर के लिए नहीं देखती है ना। नहीं, बस्तर के लिए नहीं देखती, लेकिन बस्तर से तो बहुत सारे लोग, मतलब बस्तर से तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा लोग संगठन से जुड़े, तभी तो झारखंड ले लो, एमएमसी ले लो, जहाँ भी ले लो वहाँ आपको बस्तर के ही, जैसे कबीर हैं, सुधाकर सुकमा के हैं। मैं बात कर रहा था उस दिन, झारखंड में जो प्रवक्ता है वो भी अपना बीजापुर के हैं, तो बाकी जगह बस्तर से ही गए, मतलब ज़्यादा कैडर तो बस्तर से ही आए ना। बस्तर से है, इसलिए उनको विकास करने का जो क्रमगत जो लिया गया है उसलिए लिया गया है कि तब तक बाहर मीडिया भी बोल रहे थे कि विकास क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ। वो बोलना उनका काम है, लेकिन पार्टी क्या करना, कहाँ से शुरू करना, कैसे एक के बाद एक उनको विकास करते लेके जाना, वो पार्टी जानती है कैसे करना है। वो उसका वो प्रक्रिया के साथ चल रही थी, लेकिन वो क्या है, समय काल में उस समय में वो जल्दी उस स्तर में जाने का जो ये होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो आ नहीं पाए वो समय में। तो पार्टी देखती है तो देश लेवल का देखती है, तो कुछ जगह में सीसी में आए आदिवासी, कुछ जगह में नहीं आए। हाँ, वो सही है कि यहाँ लोग ज़्यादा भर्ती हुए लोग आए, फाइटर्स, सब कुछ अलग अलग स्तरों में आए। एक स्तर में आने के बाद यूं ही उसमें आगे जाएं, जिसका वो क्षमता है जा सकते हैं, जिसका नहीं है तो उसको फिर कदम दर कदम उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा सकता है। वो पार्टी का नीति है वो। अच्छा, तो दादा ये बताओ मेरे को कि पार्टी में रहते हुए आपको जगह लोकेशन, सबसे पहले उत्तर बस्तर में भी आपको जिम्मेदारी मिला था ना? मैं सदस्य से लेकर एचजेडसी में आने तक भी और सीसी में आने तक भी मैं उत्तर बस्तर में ही काम किया। अच्छा, माड़ और एचजेडसी में आने के बाद ही माड़ जाना आना, मीटिंग वगैरह जाना आना करता था। अब
एजेंसी में आने के बाद फिर अलग अलग एरिया में जाना वो मिलता था। तब तक वो डीसी में थे तो हम उत्तर बस्तर में ही थे। जैसे अभी पूर्व बस्तर बोलते हैं, पूर्व बस्तर से लेकर इधर कोयलीबेड़ा तक। अच्छा। पूर्व बस्तर, केसकल, इधर कोयलीबेड़ा तक कार्य करते थे। तो आप लोग ये मार डिवीजन में भी एक बटालियन बनाए थे ना, बटालियन नंबर 2, जी, वो आप ही का जिम्मेदारी में था। हाँ, पार्टी निर्णय ली थी, सीसी ने निर्णय लेके बटालियन, दूसरी बटालियन बनाएंगे। बनाने के बाद उसमें कमांडर जिम्मेदारी भी सौंपे थे आपको। कब बनाए उसको? वो 2012 में। अच्छा, 12 में बनाए। 12 में बनाए थे, तो 14 में फिर उसको रद्द किया गया। कितने लोग रहे उसमें? उसमें 150 लोग। अच्छा, तो बटालियन का नियम है क्या कि 150 रहना ही है बोलकर? बटालियन का, असली बटालियन का नाम रहना है 1000 की संख्या में। अच्छा। ये गुरिल्ला बटालियन के नाम से 150 लोगों से बनाना। अच्छा, नहीं बाद में उसको बढ़ाएंगे ऐसा सोचो? वो बढ़ाना है, बढ़ाते ही जाना। शुरुआत करने के लिए? शुरुआत करने के लिए, मतलब गुरिल्ला का मतलब, बटालियन का मतलब है छोटे संख्या में। अच्छा। अब वो बड़ा संख्या में वो उसको देंगे तो फिर उसका मूवमेंट, सप्लाई वगैरह सभी समस्या, उसका मेंटेनेंस बहुत होता है। फिर वही नहीं है, वहाँ इसकी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिटिकली, मिलिट्रीली एजुकेट करने के लिए वो ज़रूरत पड़ती है। तो बनाए गए थे यहाँ। वो बनाने के बाद फिर उसमें संचालन में समस्या आई कि समीक्षा भी किया गया है। नो, इसमें बटालियन को अभी की स्थिति में ऐसे ही संचालन करेंगे वो संभव नहीं है। इसको फिर अलग अलग कंपनियों में बांटा जाए, ऐसे करके वो बांट दिया गया। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हो गई। उधर 1 हो गया और 5 हो गया। 5 तो कंपनी है क्या? 5वां कंपनी पहले थी, उसको बटालियन 2 में मिलाया गया था। अच्छा, 5वां कंपनी को ही? और 1 कंपनी को भी बटालियन में मिलाया गया था। अच्छा, 1 और 5 को मिला के बटालियन 2 बनाए थे। उसको फिर अलग अलग करके उसका फिर क्षेत्र अलग अलग दिया गया। हाँ, अपना। तो हिड़मक बटालियन में क्या 1000 लोग रहे? नहीं, वो हमेशा 300 तक बढ़ने का टारगेट था। एक बार 300 तक पहुंच गए थे, लेकिन उसमें क्या है, कुछ लोग वापस जाना या तो कुछ शहीद होना, कुछ घायल होकर फिर समय पर वो लड़ाई मैदान में आने का वो नहीं होना। मतलब घायल अवस्था में, घायल होने के बाद भी कुछ लोग सुधार के वो कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो कम होते रहा। कभी 200, 300, कभी 150 ऐसे संख्या में हुआ करता था। अच्छा दादा, कभी बड़ा घटना किस में थे आप? मैं मदनवाड़ा में था। मदनवाड़ा, जिसमें एसपी साहब शहीद हुए थे, उसमें आप थे? जी। तो आप वहाँ कहाँ चले गए? जब पार्टी कुछ काम करना है, जाना है, तो कहीं भी जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब उसका पहले से प्लान था इसका करने का? मतलब उस क्षेत्र में जाके मिलिट्री कार्रवाई करना है, युद्ध कार्रवाई करना है, या तो प्रतिरोध कार्रवाइयाँ चलाना है, तो ठीक है। अब कोई कंपनी एक जगह में स्थिर कंपनी वो जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये तो पार्टी में होता नहीं। जहाँ पार्टी फैसला करती है तो पार्टी फैसला के मुताबिक जाना होता है। कैसे हुआ था दादा वो घटना? कैसे तैयारी किए थे, अगर थोड़ा सा बताओ तो। आज तक वो कहानी ही है। आपको नहीं मिल पाया है? आपको नहीं मिल पाया हो? नहीं। ठीक है। वो वहाँ जाने के बाद उधर कितना दिन पहले तैयारी 4 कंपनियाँ और 5 कंपनी मिलके किए थे। 5? अच्छा, नंबर 4 और नंबर 5 की टोटल 4-5? नहीं, नंबर 4 और नंबर 5 कंपनी। अच्छा, 2 ही कंपनी मिलके किए? दो कंपनी मिलके किए थे। मतलब 300 लोग ना, वो 150 के आसपास। अच्छा, 2 कंपनी में 150 लोग। वो इधर गढ़चिरौली में रहती थी। हाँ। और कंपनी उत्तर गढ़चिरौली में। और 5वां उत्तर बस्तर जो आप लेके आया था। और उसमें आयतु एजेंसी मेंबर आयतु। हाँ। आयतु और मैं, उसके बाद वो गया सुखदेव। वो दोनों मिलके, मतलब 3 लोग थे हम एजेंसी। सुखदेव बोलने से कबीर नहीं है। अच्छा, वो दूसरा। वो
प्रवक्ता गुड़सा अच्छा, गुड़सा उसेंडी। हुसैन, वो उस समय सेक्रेटरी सदस्य हुआ करता था। हम एसएमसी मेंबर्स हुआ करते थे। एसएमसी मतलब स्टेट मिलिट्री कमीशन। अच्छा। और आई तो और मैं इसका प्रभारी था, 5वां कंपनी का। वो 4था कंपनी का प्रभारी था। आई तो हम दोनों मिलके यहाँ मतलब हम लोग आके यहाँ मिले। उसके बाद फिर सुखदेव सेक्रेटरीट मेंबर था, यहाँ चर्चा करके कैसे करें। 1-2 जगह में कोशिश किए थे, नहीं मिला। ठीक है, यहाँ मदनवेड़ा में और शौच के लिए जाते हैं, उनको ऊपर अटैक करेंगे तो उसका मदद के लिए आएंगे तो बीच में हमको मौका मिलेगा। तो वही प्लान बना के जाके जगह देके, और ये जगह ठीक रहेगा। पहले से एक लाइनमैन बना के रखा गया था वहाँ, वो लाइनमैन बना के रखा था, तो वहाँ वही जगह को चुन लिए थे। चुन के फिर इधर कार्रवाई करने के लिए एक टीम को भेज दी, वो कार्रवाई कर दी। हम 4 नंबर नहीं, मदनवेड़ा में। अच्छा, मदनवेड़ा में शौच के लिए जाने वालों के कैंप बनी थी ना। हाँ, नया कैंप बना था एकदम। हाँ, नया मतलब वो ठीक ठाक था, हाँ, लेकिन वो बाहर जाते थे। हाँ, बाहर जाते थे। हाँ। ये चीज आप लोग पहले से रेकी कर लिए थे कि लोग बाहर जाते हैं। वो जाते हैं, ये समझ में आया था हमको। समझ में मतलब लोगों से समाचार मिलता था। वो करने के बाद फिर वहाँ से एक टीम गई, वो कार्रवाई की। वो कार्रवाई करने के लिए उधर गए, उधर आम्बुश करने वाले बैच आम्बुश के लिए निकल गई। वो कार्रवाई की, जैसे ही फोर्स आएगी तो हम फायरिंग पावर से ही हम रोकेंगे और जितना बनता उतना करके हम रिट्रीट कर जाएंगे। अब उधर से बताने वाले, स्काउट सिग्नल देने वाले दे दिए आ रहे हैं करके। आते ही फायर किए, फायर किए, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, सीधा निकल गई। अच्छा, वो गाड़ी में एसपी साहब थे? एसपी साहब थे, वो बाद में समझ में आया। अच्छा, वो किसका गाड़ी, पुलिस का गाड़ी है तो समझ में आया, फायर किए और निकल गए। उसके बाद फिर अब निकल गए, क्या करेंगे सोच रहे थे। फिर से नहीं, मोटरसाइकिलें पीछे आ रही हैं। फिर मोटरसाइकिल आ रहे बोले, फिर मोटरसाइकिल चलो आ रहे, तैयार हो जा करके। फिर वो कमांड देने के बाद फिर वो लोग सब तैयार हो गए तो आ गए, तो शुरू हो गया। फिर मारते 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 गए जितना तक बना। आगे उसका पीछे एमपीवी गाड़ी आके खड़ी हो गई। हाँ। फिर जहाँ तक जाना हुआ वहाँ तक जाके करके वो फिर मैनपुर का नज़दीक जाना नहीं बना, क्योंकि वो अंदर से फायर आ रहा था। रुक गए वहाँ से। फिर हम पीछे जितना हो सके वो ले ले, पीछे आ गए। आने के बाद थोड़ा सा इधर आए। आने के बाद फिर देख रहे हैं वो मैन प्रूफ गाड़ी आगे बढ़ रही है करके, फिर बोल रहे हैं तो ठीक है, वो मैन प्रूफ गाड़ी को वो बारूद से उड़ाने के लिए तैयार हो जा बोले। वो तब तक वो उड़ाए नहीं थे। और ठीक है, तैयार हो जाए करके फिर कहा, वो आदेश दिया गया तो वो विस्फोट करने के लिए तैयार हो गए। फिर वो थोड़ा नज़दीक तक गाड़ी आया, फिर वहाँ से फिर पीछे हट गई। अब क्या करेंगे, अब उसका सामने फिर फोर्स आ गई, पुलिस वाले। नहीं, जो भी है तो उसको ऐसे ही विस्फोट कर दो। विस्फोट करके फिर एडवांस होके फिर हमला करेंगे। विस्फोट करके फिर एडवांस होके फिर फायर करते करते फिर गए। तब तक वो गाड़ी थोड़ा पीछे गई थी वहाँ। फिर हम उस घटना में बाद की कार्रवाई में एसपी उसमें मारा गया। ये समाचार बाद में हमको मिला, पहले नहीं पता था। पता नहीं था। वो सब केयर वगैरह सब ले लिया, लेकिन कौन एसपी है कौन जवान है ये पता नहीं चल रहा था। वो रेडियो में सुनने के बाद हमको पता चला कि एसपी इस घटना में था। अच्छा, जैसे कोई भी घटना आप तुम करते हो तो घटना जैसे आप बोले 4 और 5 कंपनी नंबर की है, तो आप आपसी प्लान करके करते हो कि इसको ऊपर भी बताते हो? कि नहीं, ऊपर से ही रहेगा ना, सीसी से कि पोलित ब्यूरो से? सीसी मतलब वो जनरली समझदारी सीसी का
पोलित ब्यूरो से लेकर सीसी का रहता है कि युद्ध कार्रवाइयाँ कब से कब तक चलाना है। उसके हिसाब से फिर नीचे कौन सा कंपनी को कहाँ मिलाना है, फिर कौन सा कंपनी कहाँ जाने सच्चा है, फिर एचजेडसी सीसी मिल के फिर निर्णय लेके फिर वो अमल में जाता है वो। अच्छा, तो ये ऊपर से मालूम था? हाँ, ऊपर से मालूम रहता है। तो फिर जब पता चला ऊपर से कि एसपी साहब शहीद हो गए हैं, तो उसके बाद फिर ऊपर से क्या बोले आप लोगों को? कुछ बोले कि नहीं, वो तो घटना कोई भी आता है तो उसमें एसपी आए या उसके ऊपर के कोई रैंक का है, वो तो उसमें युद्ध भूमि में तो होता ही है, लेकिन उसमें पुलिस की नज़र से देखा जाता है, पद के नज़र से नहीं? नज़र से नहीं, इसलिए ऊपर से कोई कुछ नहीं कहा गया, बस एक कार्रवाई हुई, सफलता मिली। वो पूरा प्लान आप ही तैयार किए थे? नहीं, हम तीनों लोग तैयार किए थे। तो ऐसे बैठ के? हाँ, उसमें गंगरेल नाम रखे थे आप लोग ना? वो कोड है। हाँ, कोड गंगरेल 1, गंगरेल 2। हाँ, एडवांस के लिए, टीमों के लिए। हाँ, नाम नहीं बोलते हैं? नहीं, वो नाम नहीं बोला जाता है। हाँ, क्योंकि वो ये किसका दिमाग था गंगरेल नाम रखने का? आपका? वो युद्ध करने वालों का सभी के दिमाग का रहता ही है। अच्छा। अब पुलिस भी रखती है। हाँ। और मिलिट्री में क्या क्या होता है वो मिलिट्री मैनुअल में होता है, तो मिलिट्री मैनुअल को यहाँ कैसे यूज करना है वो पार्टी तो बताते। तो हर जगह में आपको अभी हो और आगे कभी भी कोई भी यूज करता है तो मिलिट्री कार्रवाई हो, मिलिट्री काम में। अब जैसे अभी मोबाइल दुनिया में आप किसी से बात कोड वर्ड में बात करते हैं, वही कोड वर्ड यहाँ आजकल तो आप लोग वायरलेस में भी फ्रीक्वेंसी का सब कोड वर्ड चलता है। सब कोड वर्ड चलता है। मेरे को भी मिला था कागज उस दिन। प्याज आज 800 किलो प्याज, मतलब दुश्मन आ रहा है तो उसका अलग, दुश्मन जा रहा है उसका 40 किलो प्याज, मतलब तो सबको याद रहता है कोड वर्ड ना, जितने भी लोग बात रहे। और कौन सा बड़ा घटना थे दादा? ये तो बहुत बड़ा घटना था। खैर झीरम में भी थे क्या? झीरम में नहीं था मैं। अच्छा, मालूम था झीरम घटना? नहीं, वो वहाँ झीरम में वो दक्षिण में दरबा वाले मिलके वो प्लान बनाए थे। दादा झीरम घटना पे कुछ बताओगे? आज तक वो भी ये भी एक कहानी है झीरम घटना। कोई जैसे कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहती, तुम करवाए बोल के। राज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का था, केंद्र में 2013 में यहाँ कांग्रेस थी उस समय। तो बोलते हैं, कोई बोलता है कि जानबूझ के मरवाए, कि फिर बाद में होता है। तो ये आप लोगों को तो खैर पता ही होगा कि वो अटैक कांग्रेस के ऊपर ही करने वाले थे आप लोग, कि आप लोग एम्बुश लगाए थे कि जो भी आएगा उसको कर देंगे बोल? ये राजनीति पार्टियों का अपना राजनीति चलाना है। हाँ, इसलिए एक दूसरे के ऊपर वो चलना है। वो हमारा उद्देश्य वो नहीं था। मतलब वहाँ TCOC चल रही थी। 25 मई 2013 TCOC का समय थी वो। उस दरमियान क्या है, पुलिस वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे। वो अचानक एक काफिला आएगी, कांग्रेस वाले आएंगे, उनको ही मारेंगे, ये नहीं। पुलिस के ऊपर एक्शन करके हथियार जब्त करना है, सीज करना है, तो योजना थी। लेकिन अचानक हुआ ये कि इसी दरमियान वो काफिला इधर गई है, अब प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके लिए सुरक्षा आएगी जरूर, सुरक्षा के ऊपर अटैक करना है। तो वो उनको समझ में आया, तो जल्दी में वो लोग वहाँ प्लान बना के बैठ के हमला किया है। हमला करके वो कार्रवाई की है। उसमें नंद कुमार पटेल को मारना नहीं, तो हमारा समीक्षा भी हुई है। अच्छा, समीक्षा हुआ था? हुआ था वो हुआ है। क्या हुआ? प्रेस रिलीज भी किए थे कि हमारा वो उनको मारना हमारा ओर से गलती हुई है। उनका बेटा को मार दिए? हाँ, बेटा को भी मारे, वो नहीं मारना उनका तो कोई लेना देना नहीं था। वो समीक्षा हो गई। हम सभी बाहर दुनिया को भी जाए कि वो टारगेट हमारा नहीं था। हम उसको मारने के लिए हम उसे नहीं बिठाए थे। कोई बताते हैं, सही गलत नहीं मालूम, कि महेंद्र कर्मा को भी मारे तो उसको लेके गणेश जी के भी नाराज हुए कि क्यों मारे, नहीं मारे। वो दरार पैदा करने के लिए। अच्छा, ऐसा बोलते, जो कोई भी बोलते हैं तो दरार पैदा करने के लिए। कि महेंद्र कर्मा को उस दिन नहीं होता तो और दूसरे दिन कभी भी पार्टी एक्शन लेती जरूर। महेंद्र कर्मा जो है कि
जन जागरण सलवा जुड़ूम करवा के मतलब वो भाजपा सरकार के पक्ष लेके वो सब यहाँ नरसंहार चलाया था। तो उसका पार्टी कभी भी उसको ऊपर एक्शन ले सकती थी। अब उसमें मिला है तो उसको छोड़ने का तो नहीं रहता है, वो मिला तो मार दिए। अब उसमें कवासी लखमा का कोई गलती नहीं था ऐसा पार्टी के खिलाफ आके काम बोलने का, तो वो फायरिंग में कारतूसों में बच गया तो बच निकला। वो निकला मतलब वही था, भगा नहीं था। हाँ, भगा नहीं, वही था, उसको छोड़ दिया। कवासी लखमा विधायक थे। हाँ। लेकिन बोल रहे उनको, लेकिन दिनेश पटेल भी तो आप सबको पता ही रहा होगा ना कि इसका तो पार्टी को लेना देना। फायरिंग में नहीं रहा हो और उनको अलग से मारे नंद कुमार पटेल के साथ। वो क्या है, वहाँ निर्णय लेके किसको मारना किसको नहीं वो फटाफट मारते गए। वो इधर आया तो कौन है तुम क्या कांग्रेस फलाना नेता, चलो इसको भी मारते जाओ करके वो। हाँ, लेकिन उसी में चुन चुन के फूलो देवी नेताओं को छोड़ दिए। नहीं, वो बाद में जो पकड़ में आए। हाँ। उनको ये भी तो पकड़ में आए थे ना, नंद कुमार पटेल के भाई बेटा दिनेश पटेल भी। वो फायरिंग में नहीं आए थे, वो फायरिंग में आए थे वो सब। नहीं, उनको फायरिंग का उनका तो ले जाके अंदर ले जाके मारे। नहीं, मतलब वो पकड़ के वो लेके गए। हाँ, दूसरा टीम तब तक पूरे कमांड कंट्रोल करने वालों के हाथ में नहीं आया था वो कंट्रोल करके आदेश दे के किसको छोड़ना किसको नहीं तब तक नहीं आया था, तो मार दिए वो लोग। अब वो कर्मा को पकड़े थे तो हाँ मैं कर्मा बोला, और बोलने से कर्मा को तो छोड़ना नहीं है, वो कर्मा हाईलाइट है वो हमेशा, तो छोड़ना नहीं करके मार दे। इसको पकड़े, तुम कौन है? वो लखमा को तो जानते ही वहाँ लोग। लखमा तो कैसे नहीं जानते? तो लखमा हमारा टारगेट नहीं है तो वो मार दे। नंद कुमार पटेल को कुछ अपने कामरेड से बदलती वक्त के अनुसार सोचने में चूक कर गए। पहले गृह मंत्री थे, इसलिए वो पहले भी अपना ऊपर चलाए। वो कुछ कामरेडों के बीच में हमारे लोगों के बीच में मन में था, इसलिए उसको मार दे। लेकिन ऐसा मारना वो सही नहीं है, वो समीक्षा हो गई तो दिनेश और इसको। तो जैसे समीक्षा हुआ कि ये गलत हो गया, हमसे गलती हो गया, तो उसमें कोई सजा भी देते रहे? सजा दिए किसी को कि गलती की है कि छोड़ दिए खाली गलती हो गया बोल के? नहीं, वहाँ पार्टी की ओर से जानबूझ के किया हुआ मामला नहीं है वो, पहली बात। और दूसरा क्या है, अचानक में आने के बाद वो तब एक सोचने की बात, अगर जानबूझ के ही करते हैं तो सजा जरूर होती। अच्छा, कि तुम पार्टी का बिना परमिशन से वो किए, वो तुम्हारे ऊपर राजनीतिक एक्शन लेते। हिड़मा का कोई उसमें योगदान था झीरम में? ना, हिड़मा नहीं गया उसमें। हाँ, नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि झीरम घटना में भी हिड़मा था ऐसा। नहीं, आंकलन लगाने वाले अलग अलग लगाते हैं। अच्छा फिर पार्टी में भी पढ़ाई वढ़ाई की हो कॉमरेड? जी, तो पार्टी में आने के बाद ही फिर पढ़ाई फिर क्रमगत शुरू हो गया। अच्छा, आज 35 साल हो गया आपको ना? 90 और 25, 35 साल। 35 साल में लगा कि इतना साल पूरा जंगल में काटे तो कुछ फायदा नुकसान क्या हुआ, क्या दिखा अभी आपको इतना साल में, क्या समझ में आया? लोग जब समर्थन किए ही उसको हम फायदा मानते हैं। अच्छा, समर्थन इसलिए करेंगे कि जल जंगल जमीन के ऊपर समानता के बारे में बात करना, संगठन मतलब वो नहीं कहूँ एक ही से वो सीमित नहीं है कि संगठन बना, आरपीसी बना, एरिया जनतना सरकार, डिवीजन जनतना सरकार, कृषि कार्य करवाना, लोगों को ज़मीन देना, और जिसको जीने के लिए समस्या है उसके लिए जनता के मतलब पार्टी की ओर से पैसे मदद करके सरकार कमेटियों के द्वारा करवाना। वो सब करने के बाद जनता को भरोसा आया कि ये काम करना है, तो पार्टी के ऊपर जनता का भरोसा बढ़ा है। वो सब कृषि कार्यों में सभी किस्म के डॉक्टर हुआ, अब गाँवों में स्कूल लगाए थे, स्कूल संचालित होता रहा, वो जनता का विश्वास बढ़ा, जनता को करने का काम, और जनता जो चाहती वो करना ही है पार्टी का लक्ष्य है। तो अब उस दिशा में अभी हम पूरा कर ही दिए, पार्टी आज तक नहीं बोले, हम कर रहे हैं, उस दिशा में हम जा रहे हैं। अभी हम यहाँ किए वहीं तक वो हम पुलिस स्टाफ नहीं लगा रहे हैं, उसको आगे और उन्नत करने की ज़रूरत है, करते हुए आगे जाने का ज़रूरत है। वो हमको दिखता है सामने, हम जो किए हैं वो सामने दिखता है, लोगों के बीच में है, हमारा बीच में है, वो तो हमारा उन्नति है वो।
कि ऐसा नहीं है कि केवल अपने फायदे के लिए हम कोशिश, जब लोगों के पास है तो हमारा पास है, जब लोगों के पास नहीं तो हमारा पास क्या रहेगा। तो लोग है तो हम है, हम है तो जनता ना सरकार, जनता है तो हम है। अच्छा कॉमरेड, ये बताओ मेरे को कि सलवा जुड़ूम हुआ, सलवा जुड़ूम में ज़्यादा आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ कि अभी बीचे 2024-25 में ज़्यादा अटैक हुआ? नहीं, वो नीतियों में बदलाव होती है। हाँ, सलवा जुड़ूम वहाँ तो जनता भी आप लोगों के खिलाफ आई, जो लोग सलवा जुड़ूम से जुड़े वो भी तो जनता ही थी। उसमें कभी भी दो बाटा हो जाते हैं, हाँ। दो पार्ट में बट जाते हैं कि एक उस वर्ग की ओर जाने वाले और एक इस वर्ग के जाने वाले, लेकिन किस वर्ग के ओर ज़्यादा थे तो जनता के पक्ष में रहने वाले, जनता के पक्ष जीने वालों का ज़्यादा था। कर्मा के पक्ष जाने वाले बहुत कम थे और सरकार के पक्ष जाने वाले बहुत कम थे, इसलिए तो वो हार गया। अगर उसी पक्ष के ज़्यादा होते तो ये हारते कहाँ। सलवा जुड़ूम हो गया, गिरिनाट हो गया, लोग कड़े हो गए। अब सरकारों ने ये सभी को विश्लेषण किया, उसके बाद संश्लेषण किया, उसके बाद इस किस्म का ऑपरेशन चला के लोगों को हम टारगेट करेंगे तो माओवादियों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए माओवादियों को अड्डाओं का ऊपर कार्रवाई करना है तो केंद्र से लेकर राज्य तक। अब यहाँ के अर्धसैनिक आवारा में सेना भी आके उनमें घुस के कैसा अंजाम देना है वो सब यहाँ चला है तो चलाए। इसमें क्या है, वो ये इंसर्जेंसी उससे अलग अलग किस्म का इंसर्जेंसी है। ये जो ऑपरेशन है वो लोगों को अलग करके माओवादियों को मारने का जो योजना है वो अलग किस्म का है। उसके लिए सरकार ने पहले से वो तैयार करते आई, उसका नेटवर्क, मोबाइल वगैरह वगैरह, फिर उसका आदमी को उनके ओर जोड़ना। अपने आदमी कोई जाता है तो वो काउंटर इंसर्जेंसी में वो करते हैं। वो सलवा जुड़ूम, जन जागरण और आपके गिरिनाट से ये अलग किस्म का ऑपरेशन है। ये मोबाइल से भी नुकसान हुआ क्या आप लोग को? हाँ, ट्रेसिंग तो होते थे, जहाँ उपयोग करते थे वहाँ होते थे, तो इसलिए बंद करने के लिए निर्णय भी लिए। अच्छा, पार्टी में कि मोबाइल नहीं रखना है उसमें, मोबाइल नेट में नहीं जाना। जब स्टेटमेंट देते हैं तब भी जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में रह के देना नहीं है। इसलिए वॉकी टॉकी भी हम बंद कर दिए उपयोग करना। तो अभी तो आप लोग रखें वॉकी टॉकी जब युद्ध होता है तब इस्तेमाल। अच्छा, सिर्फ उसी समय बाकी समय बंद कर देना है। बंद कर तो ये पूरा फैसला पूरे पार्टी में हुआ कि हर कोई अपने अपने हिसाब से लिया? जहाँ परिस्थिति है वहाँ उसको उपयोग करना है, लेकिन सेल फोन पूरे पार्टी के लिए समझदारी दी गई है। अच्छा, कि इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। यूज नहीं करना, आप जहाँ रहेंगे वहाँ आपका लोकेशन हो जाएगा। अभी और संगठन एकदम इतना कमजोर हो गया एकदम से, सब कैसे, इसके पीछे और क्या कारण लगता है? तो अभी नहीं है, 2018 से सीसी ने समीक्षा की है। अच्छा, एक माओवादी है, मैं नाम बोलना ठीक रहेगा कि नहीं पता नहीं, वो अच्छे कैडर हैं, वो भी एक बार मेरे को ये बात को बताया कि 2018 जब बसव राजू महासचिव बने उसके बाद से ही पार्टी को नुकसान होता क्या? ये कहने वालों का है। हाँ, क्योंकि वो सैन्य से आए थे, सैन्य कमीशन से, और गणपति जो पॉलिटिकल थे, वो भी एक दरार का फायदा करने के लिए बस। लेकिन ये तो एक माओवादी ही बोले ना, पुलिस वाले नहीं बोले। नहीं, वो माओवादी, वो अपना पक्ष रखने वाले बोल सकते हैं। तो आप भी तो पार्टी सुनती है ना। हाँ, ये बात मैं इसलिए बोला क्योंकि आप भी बोले ना 2018, इसलिए बात मेरे को। बसवराज 2018 में एकदम अचानक उभर के आए नेता नहीं है, वो पहले से चलते हुए आए नेता हैं। अब किसको देना किसको रखना वो पार्टी कमेटी तय करती है। उसमें हाँ, अलग अलग लोगों का विचार अलग रह सकती है, पक्ष अलग हो सकती है, वो अपना मत रख सकता है। क्योंकि हम संविधान के दायरे में चलते हैं, संवैधानिक हिसाब से आपका मत भिन्न मत होती है, हो सकता है किसी का कि
इस पर मेरा भिन्नता है तो ठीक है रखता है। उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सब चलते हैं, अल्पमत बहुमत के सब। आप बता रहे थे 2018 से क्या हुआ? हाँ, सीसी ने समीक्षा की है कि हमारा आंदोलन पूरी तरह देश भर का आंदोलन सेटबैक हो गई, मतलब पीछे कमजोर हो गई। और उसके बाद फिर बीच बीच में जब जब मीटिंग होती थी और धक्का खा रही है। ये नहीं है कि एक कगार आने के बाद ही मार खाई, ये नहीं है। 18 पहले से वो धीरे धीरे कमजोर होती आई है। वो एक एक क्षेत्र में, एक एक जगह में 2007, 2008, 2009 एक एक जगह में कुछ कुछ कमजोर होते आए। वो सब जगह में सभी जगह में दिखने लगा कि 18 के बाद पूरी तरह वो परिस्थिति आ गई। ऐसा समीक्षा सीसी ने की है तब से फिर भी वो उसका कंटिन्यू ही ये कगार का, मतलब सरकारों ने भी वो आंकलन करता है कि पार्टी का क्या स्थिति, घटती स्थिति में है। इसको देखते हुए फिर उसको जोर लगाने के लिए सरकार को कगार का नाम से वो ऑपरेशन चला रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को उम्मीद था कि इससे जूझ के बाहर निकल जाएंगे बोल के? नहीं, जब तक हम रहते हैं तब तक लड़ना ही है। वो एक था, ठीक है, लड़ते रहेंगे तो कुछ बदलाव आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर देखेंगे अब क्या होता है। जब जब क्या क्या परिस्थिति बदल, लोग लड़ रहे हैं अपना अपना समस्या को लेकर लड़ रहे हैं। लोग, सरकार हमारा बीच में संघर्ष चल रहा है, लेकिन लोग अपना अपना समस्या लेके अभी भी लड़ रहे हैं। इधर खगर चल रहे तो उधर हड़ताल में बैठ जाते हैं। ये केवल माओवादी के कारण में वो हड़ताल में नहीं बैठते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। भले हम आज सरेंडर कर गए हैं, लेकिन लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम सरेंडर इसलिए हम करते हैं कि ठीक है, अब सशस्त्र संघर्ष आज की डेट में बंदूक पकड़ के इसी तरह करेंगे। हम भी मरने के लिए तो पीछे नहीं, हम कहीं भी मर जाएंगे, लेकिन मर के क्या फायदा। उसको विराम देके कम से कम लोग जब लड़ते हैं उसमें अपने लोग जब संघर्ष करते हैं, लोग उनमें जुड़ के कम से कम ठीक है हम भी आपका मददगार हैं, हम भी मदद करेंगे, ठीक है, उसमें हम भी जुड़ जाएंगे, यही समझदारी के साथ। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो आज आप लोग वापस लौटने का फैसला कर रहे हो, ये फैसला थोड़ा और पहले करते तो चलपति, आपके मॉडर्न बालकृष्ण, बसव राजू, ये सब भी बच जाते? हाँ, ये एक पॉइंट पार्टी ध्यान देने वाली बात थी। अब पूरे पार्टी, मतलब इसलिए ध्यान देने वाली बात थी कि कर लेना था, लेकिन ये भी हो नहीं पाया। बिहार, झारखंड से कभी मुलाकात होना संभव नहीं बना। पार्टी कोशिश कर रही थी कि कैसे मिले, कैसे चर्चा करे, कैसे निर्णय ले, उसके लिए पार्टी कोशिश कर रही थी निर्णय लेने के लिए, लेकिन समय पर वो पार्टी लेने में थोड़ा सा वो करने के लिए अलग अलग सोच चल रहा था, मगर वो मिल के करने के लिए मौका नहीं मिल पाया। अब जैसे कि रूपेश ने कहा हम एक कम से कम कोर बैठक करेंगे, तब भी मौका नहीं मिल पाया। कोर बैठक करने का भी मौका नहीं, मतलब सरकार वो मौका नहीं दे पाई। झारखंड जाने का कोई जुगाड़ नहीं बन पाया कि कैसे चली जाएं आप? अच्छा, आप कभी गए हो बाहर, जंगल से बाहर? गया, रायपुर गया। रायपुर जाते थे? हाँ, रायपुर जाते थे। कब? नांदगांव भी आया। कहाँ, शहर में आए? शहर में, बस स्टॉप में। तो कैसे आए? सिविल में। सिविल में? इतना रिस्क कैसे ले लिए? और कहाँ से आए? बस से? बस से आए थे। वाह। राजू दादा को मिलने के लिए। राजू दादा? तो इस बीच में एनकाउंटर में शहीद हो गया। तो नहीं, कब मिलने आए थे उनसे? 2004। अच्छा, तब तो बाहर ही थे ना वो भी? हाँ, बाहर थे। हाँ, उस समय वो तो 2008 के बाद अंडरग्राउंड हुए। हाँ, तो उनसे मिलने आए थे जी। उस समय भी वो पार्टी के प्योर वो थे ना, फुल टाइम? हाँ, फुल टाइम ही थे। लेकिन शहर में रहते थे? शहर में हुआ करता था। हाँ, उनके ऊपर एक किताब भी है ना, उसका नाम वासु नहीं, पढ़े हो क्या? है, तो सुने होने वाले किताब के बारे में? हाँ, सुना। ठीक है। तो अभी लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे देव जी हैं, जैसे हालांकि देव जी का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गिरफ्तार हो गए हैं कि अभी जंगल में ही हैं,
लेकिन उधर से तेलंगाना की तरफ से चिट्ठी आते रहता है कि हम हथियारबंद संघर्ष को जारी रखेंगे। तो क्या लग रहा है, अभी लोग रख पाएंगे अब, क्योंकि अभी तो और स्थिति बुरा होते जा रहा है। संघर्ष को जारी रखना हर किसी को है। नहीं, हथियारबंद संघर्ष को नहीं वही है, संघर्ष को जारी रखना हर किसी में है। और कुछ में है कि हथियारबंद संघर्ष अंत तक चला है या फिर उसमें कोई रणनीतिक परिवर्तन करें, ये सोच तो रहता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से सोचने वाले कुछ कमेंट्स होते हैं। तो इसमें अब कुछ लोग अब वो छोड़ के हम जैसे सोच रहे थे कि हम लोगों के बीच में जाके काम करेंगे, उनको गलत लगता होगा। अब वो सशस्त्र संघर्ष में अभी हमारे कामरेड लोग हैं सभी, ये हम बंदूक छोड़ के आए, उनको खराब लगता होगा। उनको यानी सैद्धांतिक तौर पर लड़ने वाले हैं तो मरते दम तक लड़ना ही है, वो सोचते होंगे। इस किस्म कामरेडों के बीच में हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कौन सा सही है, कौन सा वो करना है, सिद्धांत दो बताता है। हथियारबंद संघर्ष अंत तक लड़ो, वो भी सिद्धांत ही बताता है। फिर लोगों के बीच में जाके फिर लोगों के बीच में काम करते हुए संघर्ष को, लोगों को समस्या को परिष्कार करना, वो भी सिद्धांत ही बताता है। लेकिन अब वहाँ स्थल काल और जगह में उस समय कौन कैसे निर्णय लेते, अब वो सबको जोड़ने के लिए जो पार्टी के लिए मौका नहीं मिल पाया। जो भी कैसे भी सोचे, लेकिन वो नहीं जोड़ पाने के कारण ही हमको इधर आना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने के लिए आना पड़ा। अब ऐसा ही देव जी भी अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देव जी दादा की स्थिति क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हिडमा का मौत आप लोग स्वीकार हुआ कि इतना आसानी से हिडमा बटालियन के कमांडर रहे, मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए बोले, और उसमें हिडमा। अब मैं इतना दूर से एक आंकलन लगा रहा था, गार्डों के पास पिस्तौल कैसे होते, ये कोई गड़बड़ी चला इसमें, वो मैं इतना यहाँ तक एक आंकलन लगाया। लेकिन हुआ क्या है वो कभी किसी ने बताएगा तभी जानकारी होगी। जैसे आप लोग बताएंगे या तो आप लोगों को कोई इनपुट है तो आप लोग बताएंगे तो तब हाँ ये हुआ होगा, ये समझ सकते हैं। कभी आप ऐसा मुठभेड़ में फंसे कि जहाँ लगा होगा कि आज तो बचना मुश्किल है बोल के? जब युद्ध में रहते हैं तो मुठभेड़ जरूर होगी, कभी उनको मारना होगा, कभी हम भी मर सकते हैं। वो पहले ध्यान में रखना चाहिए, और होता भी है। ऐसे ही हापाटोला में 11 में आ गए थे। हापाटोला में आप थे जहाँ 29? हाँ उसमें थे, तो उसमें हम 3 जन बाहर निकल के आ गए लड़ते हुए। हापाटोला में? हाँ। कैसे हुआ था वो हापाटोला मुठभेड़, कैसे फंस गए उसमें? वो हम एक गांव में गए थे और पुलिस का मुखबिरी करने वाले समाचार दे दिए थे गांव से। फिर हम निकल गए, वो हमको रात को पीछे किया, हम एक जगह में सोए, वो हम सोए हुए जगह को भी उन्होंने रेकी किया। जंगल में सोए? जंगल में जाके सोए, 2 घंटा दूर चल के सोए थे, लेकिन रेकी किए। रेकी करने के बाद हम थोड़ा सा डिले बरत दिए। क्या? थोड़ा यहाँ से भी शिफ्ट करके आगे जाएंगे, ये नहीं सोच पाए थे। फिर वहीं खाना वाना बनाने की कोशिश किए। रात में? नहीं, सवेरे। हाँ। रात को आके सोए, खाना सवेरे फिर नाश्ता बनाने के लिए शुरू कर रहे थे। तब तक फिर एक तरफ से पटाखा का आवाज आया। आने के बाद फिर ठीक है, इधर तो आया, इधर तो कुछ नहीं, देखते हैं अगर कुछ होगा तो निकल जाएंगे, ये हम सोच रहे थे। लेकिन तब तक पुलिस ने हमारा डेरा का बनक लगी, वो चारों तरफ घेर ली थी। उसके बाद हमारा एक टीम को भेजे सिविल में, वो जाके देख के आए, इधर पुलिस है, इधर आ रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, ठीक है। फिर वो उधर हैं तो हम कुछ होगा तो इधर निकल के जाएंगे सोच रहे थे। फिर वो पुलिस धीरे धीरे हमारी तरफ आ गई, ऐसे सोच के उधर निकल गए, उधर भी पुलिस है। उधर देख के फिर दूसरा दिशा जा रहे थे, वहाँ फायरिंग शुरू हो गया। पूर्व जा रहे थे, वैसे शुरू हो गया। फिर पश्चिम दिशा में मुड़ गई, पश्चिम दिशा में गया तो फिर पश्चिम दिशा में घमासान फायरिंग करते हुए एक नाला के बीच में से 2 फायरिंग के बीच में
वो आमने सामने लड़ते हुए, कुछ लोग अपने लोग गिर रहे थे, शहीद हो रहे थे सामने। आपके सामने? सामने ही, वहीं आमने सामने। हम्म। तो गिर रहे थे। मेरा सेठ को भी यहाँ से गोली निकल गई थी, वो फायरिंग में बीच में। वो मेरा टाइपिस्ट था रमेश करके, और कंप्यूटर चलाता था वो उसको गोली लगी, वो मेरे पास आया, मुझे गोली लगा बोला। उसको भी हाँ ठीक है, उसको पानी पिलाया, बेहोश हो गया, फिर उसको सांत्वना दिया, फिर बिठाया, फिर वहाँ से चलो फिर ये अब तो नहीं होगा, चलो लड़ते ही जाएंगे, जितने लोग बचेंगे हम लड़ते जाएंगे करके हम लड़ते लड़ते फिर अंत में वो हमको जगह मिल गया। हम भी फायरिंग करते करते वहाँ से फिर 3 जन निकल सके। टोटल कितने लोग थे वहाँ? वहाँ हम 32 लोग थे। और उसमें सिर्फ 3 ही लोग निकले? 3 ही लोग निकले। 29 के 29 सब ना शहीद हो गए। आप और कौन 2 लोग निकले? मैं और एक वो लाली करके थी महिला कमरेड, और एक मासा करके थे। लाली और मासा वो दोनों भी हल्का हल्का घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही वो निकल के आए मेरे साथ। फिर वहाँ सब निकल गए। आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? वो दूसरा टीम में थी। अच्छा, वहाँ नहीं थी? नहीं थी। तो बहुत फिर कहाँ निकले? फिर वहाँ से निकल के कब तक चलते रहे थे? वो वहाँ से निकलने के बाद वो रात को गांव में गए, खाना वगैरह मंगाए, खाए, फिर जंगल में सोए। दूसरा दिन मिले दलम वाले। कौन से दलम? ककनर। फिर उनसे मिले? तो गांव में सोए तो फिर ये नहीं लगा कि फिर भास्कर था उसमें? अच्छा, भास्कर। नहीं तो गांव में सोए तो ये नहीं लगा कि फिर नहीं, जंगल में जाके सोए थे। अच्छा, खाना मंगाए तो दे दिए ना? दे दिए। नहीं तब हमारे गांव ठीक ही था। तो ये और उसी गांव का एक लड़का भी वहाँ उस गांव मुठभेड़ में शहीद हो गया। ओहो। चिंतपुरा गांव का। पूरा बंदूक सब चला गया ना? सब चला गया। आप लोगों के लिए कैडर का मरने से नुकसान है कि बंदूक का चला जाना नुकसान? किसको बड़ा नुकसान मानते हो आप लोग? मैं कई बार सोचा इस बात को पूछूंगा बोल के। अब वो जब कुछ कोई करता है, साथ में रह के काम करता है, साथ में मरता है, वो दोनों का नुकसान होता है। लेकिन बिना कुछ किए पकड़ के भाग जाते हैं, पार्टी की संपत्ति को नुकसान करते हैं, वो हम समझते हैं। जब वो लड़ते हुए मरता है तो दोनों संपत्ति पार्टी के लिए नुकसान है। जब शीर्ष नेता मरता है तो पार्टी के लिए, संचालन के लिए नुकसान है। जब एक कैडर शहीद हो जाता है तो कैडर वो उस जगह में उसका जिम्मेदारी निभाने की जगह में उस लेवल को वो नुकसान है। कुल मिलाकर पार्टी का नुकसान है। जो बिना कुछ किए पार्टी का हथियार लेके भागते हैं, वो पार्टी का संपत्ति का नुकसान है। वो ऐसा देखते हैं। ऐसे देखते हैं क्योंकि हथियार, हर एक हथियार आप लोगों के पास खरीदा हुआ हथियार भी है कि सब हथियार लूटा ही हुआ? वो पहले वाला कुछ जमाना में पहले पार्टी कुछ खरीदा था, उसके बाद सब कहाँ से खरीदते रहे? नहीं वो मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है। पहले वाले सीसी और वो तेलंगाना में रहते समय करे थे। डीके में आने के बाद तो खरीदना है ही नहीं। यहाँ सब लूटा वाला। और कारतूस अभी अब तो कारतूस नहीं आ पाता होगा? वो सब हमला करेंगे तो ही कारतूस मिलेगा। ये भी लूटाई वाला है सब, वो कारतूस भी, क्योंकि इसीलिए एक एक कारतूस सोच सोच के चलाते हो आप लोग ना? कम कारतूस से ही लड़ना है। कम कारतूस मतलब गुरिल्ला ही है कि कमजोर लोग होते हैं, हथियार भी कमजोर होते हैं, कारतूस भी कम ही रहते हैं। एक एक गोली कीमती होती है। क्योंकि मैं आप लोगों का एक वीडियो आप लोग वायरल किए थे या वायरल हुआ था यही, जिसमें एसपी साहब शहीद हुए थे, तो उसमें मैं सुना था कि एक कॉमरेड दूसरे से बोल रहा है कि वो जवान घायल है, उसको गोली से मत मारो, पत्थर से मारो, ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, वो पत्थर से कभी नहीं मारते युद्ध में। लेकिन वो वीडियो अब मैं अभी तो है नहीं तो नहीं वो, और उसको गोंडी में बातचीत था तो उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा था। वो मदन वेड़ा का बोल रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में देखा था तब मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? आप लोग का ही वीडियो, आप लोग अच्छा आप लोग हमला करते हो तो अगर खुद कैंपस से तो वीडियो भी शूट करते हो? करते हैं, है ना? करते हैं। तो वीडियो शूट करते हो तो वही वीडियो मेरे को मिला था
जिसमें कभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं, वो गंदे एडिट करके कहीं कम लगाए होंगे। उस समय कहाँ गोंडी में था, मैं उसको हाँ, किसी नहीं। गोंडी आदमी से ट्रांसलेट कराया कि क्या बोल, मेरे को तो गोंडी आती नहीं है, क्या बोल रहे हैं गोंडी नहीं, में? वो उस जगह में, अब उसको पत्थर में मारने का टाइम कहाँ है, उधर फायरिंग चल रहा है, पत्थर से मारने का जगह टाइम कहाँ मिलेगा, नहीं मिलता वो। हाँ, भले मुखबिर को किसी को पकड़ के लेके जाने के बाद पत्थर से मारो, डंडा से मारो, अलग बात होती है। वो फायरिंग में पत्थर से मारने का मौका, उसके जगह में बंदूक से मारो या तो फिर चाकू घोंप के मारो। अच्छा, अब इस जल्दी पूरा करना है, समय के अंदर पूरा करना है। अच्छा, ये आप जैसे ये वाला है सजा जन अदालत में कि कोई मुखबिर है या किसी को, तो उसको पत्थर से मारो या लाठी से पीट के मारो, तो ऐसा क्रूर वाला हत्या क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या वो था लॉजिक? वो हथियार से मारने से कुछ लोग डर जाते हैं, खून निकलता है। कुल्हाड़ी से मारने से कुछ लोग डर जाते हैं, और खून बाहर नहीं आना है, मतलब खून को देख के डर जाते हैं। तो फिर कौन डर जाता है? वो माओवादी भी डर जाते हैं, आदमी है ना सभी, वो इंसान तो इंसान ही है। माओवादी है तो फिर एकदम क्या खून पी के लड़ने वाले तो नहीं है ना, वो सैद्धांतिक तौर पर लड़ते हैं, लेकिन वो मानव तभी सबको रहता है, मतलब खून देखना पसंद नहीं करते। अरे लेकिन ये क्या मानवता है कि उसको लाठी मार रहे हैं? मारना ये भी तो है हिम्मत क्या, का काम। जान लेना है, लेकिन खून बहते हुए देखना वो ठीक नहीं है। ये तो बड़ा अजीब लॉजिक लगा मेरे को कि किसी को जान से मार सकते हैं लेकिन उसका खून देख के। हाँ, वो रहता है। अब वो हम हैं तो हम वो देखे हैं तो वो बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपको भी डर लगता रहा खून देखने से? वो एक बार कभी कभी लगता है, लेकिन युद्ध में रहते हैं तो खून भी देखना पड़ता है, वो देखे बगैर होता नहीं। पूरा माओ लेनिन मार्क्सवाद सब पढ़े हो आप? पूरा ग्रंथों तो पढ़े नहीं है, जहाँ जहाँ तक जितना जो बनता है वो उससे सहमत रहे वो जो लिखा था? वो दुनिया में सहमत है वो सिद्धांत। अच्छा, तो उसमें भले मैं सहमत नहीं हूँ, फिर भी दुनिया सहमत है उस पर। हाँ, बस उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं है तो दुनिया तो सहमत है, ठीक है, दुनिया सहमत है तो फिर मैं क्यों सहमत नहीं हूँगा? अगर नहीं तो नहीं है तो फिर छोड़ देना है, तो उसमें सहमत है इसलिए चल रहा हूँ। हमारे भारत देश में कोई आदमी है जिसका विचारधारा आपको पसंद हो, जैसे महात्मा गांधी या गौतम बुद्ध या विवेकानंद, ऐसे टाइप के कुछ कभी पढ़े इन लोगों का आप पार्टी में? वो अपना अपना सिद्धांत वाले बहुत लोग हैं। आज भी मार्क्सवादी दुनिया में बरकरार है, चल रहा है। अब किसका पढ़ना किसका नहीं पढ़ना, किसका सच्चाई किसका किस और जाता है, किसका कौन सा सिद्धांत में चलते हैं, अपना अपना सिद्धांत वाले तो हैं। सिद्धांत जो कि पढ़ने वाले तो सिद्धांत बनाने वाले हैं, लेकिन उसका मूल जो जड़ है कौन सा सिद्धांत में, वो लोगों का सामाजिक समझ से जुड़ा हुआ समस्या वो हम देखते। अच्छा, क्या लगता है कि हो जाएगा 31 मार्च तक पूरा माओवाद खत्म? अब सिद्धांत तो खत्म नहीं होगी, भले भौतिक रूप से लोग पीछे हटेंगे, हताहत हो जाएंगे, सिद्धांत रहेगी। सिद्धांत को और आने वाले पीढ़ी उठाएगी। कल फिर से ऐसी रूप ले सकता है, फिर ऐसा संदेह है क्या ऐसा? इस देश में 200 साल यहाँ संघर्ष हुआ, अंग्रेजों को भगाया गया। अब ये 50 साल का संघर्ष है, उसके बाद हो सके आने वाले पीढ़ी फिर संघर्ष उठा के संघर्ष को आगे ले जा सके। क्या करना चाहिए सरकार को कि लोग फिर से संघर्ष ना करें, ऐसा कुछ? संस्था पूरी व्यवस्था ही सरकारों ने ही, ये लोग असमानता, गरीबी, ऊंच नीच, भेदभाव, उसको सरकारों ने सोचना चाहिए कि इसको मतलब मानवता के बीच में एक क्यों फर्क होना चाहिए। वो मिटाएंगे तो फिर लड़ने का जरूरी नहीं है। मेरे को कोई बता रहा था कि राजस्थान में जो भील समुदाय है वहाँ के लोग भी आए थे अबूझमाड़ में कुछ प्रशिक्षण लेने, है क्या इसमें कुछ सच्चाई, अगर आप बताना चाहो तो?
वो अलग अलग बोलने वाले कई बोलते हैं, है ना। अब आदि लड़ना चाहते हैं, किसी की जरूरत तो लगता है तो किसी का मदद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा नॉलेज में, हमारा नज़रों में नहीं है। ठीक है, तो ठीक है कॉमरेड, बहुत धन्यवाद। हालांकि आपसे मेरा मन ही नहीं भर रहा है बात करने का, लेकिन हल्का उजाला से बहुत अंधेरा हो गया है अब। तो ये है अंत में एक कहूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि ये है कि मान के चलो हम आत्मसमर्पण कर गए, अब रहे कौन? जिन्होंने समाज को विश्लेषण करते हैं, जिन्होंने लोगों का विश्लेषण करते हैं, दुख दर्द को जानना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं, वही लोग हैं। कल जाके माओवादी बनने का जरूरत आपके सामने ही है। समझा नहीं मैं। मतलब आप ही लड़ेंगे, माओवादी आप ही बनेंगे। आप ही मतलब मैं? हाँ। अच्छा, मेरे को बोल रहे हो आप मतलब मीडिया कर्मियों को, सबको ही बोल रहा अच्छा अच्छा, बस्तर टॉकीज को लेके माओवादी पार्टी का क्या सोचना है? आपका जब जब एक बड़ी स्टेटमेंट आया तो उस पर भी अपना रोक दिया गया था। हाँ, पार्टी का, उसमें आपने भी प्रतिक्रिया दी थी। हाँ, आप भेजे थे क्या वाला? नहीं, वो अभय ने भी भेजा था। नहीं, प्रताप भेजे थे। हाँ, प्रताप भेजे थे। प्रताप कौन थे? नहीं, उस समय उधर अपना आनंद दादा दिया करता था। आनंद दादा? हाँ, सीआरबी के नाम हाँ, से। सीआरबी के नाम से। उनसे तो मेरा व्हाट्सएप पे भी बात होता था। आनंद दादा थे वो? हाँ। आनंद दादा मतलब आनंद शहीद हो गए। ओ, आपका आनंद दादा को क्या कहेंगे? दूल्हा दादा। अच्छा, दूल्हा दादा, वो भेजते थे। हाँ। सीआरबी, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के नाम, ब्यूरो के इंचार्ज के रूप में, इंचार्ज के तौर पर। तो बाकी क्या सोचना रहा बस्तर टॉकीज को लेके? कितना मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है या क्या, कैसा काम करना? वो आप इसमें कोई भी, जब हम कहेंगे या आप कहेंगे, कौन किधर कितना चिपका रहे हैं, कौन किधर कितना चिपका रहे हैं, आप जानेंगे, हम जानेंगे, और देखने वाले सभी जानेंगे। उसमें हर विषय में कुछ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव रहते हुए भी कुछ अंश नेगेटिव रहते हैं। उसको नेगेटिव को तो हम लेते हैं, मगर पॉजिटिव को लेके लोगों को बताते हैं, और नेगेटिव को वो आज के समाज में वो अपने हिसाब से रख रहे हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको लेके जाएंगे, नेगेटिव को किनारा करके चलेंगे, यही समझते हैं हम उसको। नहीं, लेकिन बस्तर टॉकीज को लेके क्या है इसको नहीं स्पष्ट बताया, घुमा दी। एक मीडिया है। हाँ। मीडिया का जरिए और सही भी रहता है, गलत भी रहता है। तो बस्तर टॉकीज के द्वारा जो भी है हमारा रोग को पत्र द्वारा, इसका पहले तो बुलाने का वो नहीं था, बाद में सतीश ने बुला लिया। तो बुलाने के बाद पत्र भेजेंगे जरूर, कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह होता है तो गलत सही भी हो, गलत भी, जो भी हो। हर मीडिया ऐसा है कि ये पूरा माओवादी मीडिया नहीं है बाहर, तो अपना अपना बचाव के लिए भी वो मीडिया काम करते हैं, तो दे देंगे, अपना हिसाब से छपेंगे। तो इस हिसाब से बस्तर टॉकीज भी जितना बनता वो करेगी। वहाँ तक मीडिया है तो मीडिया सबको बताना चाहिए, उसके हिसाब से जितना बता रहे हो ठीक है करके हम मानते हैं। देखते थे बस्तर टॉकीज आप? देखते हैं। कैसे देखते रहे बिना नेटवर्क? दुनिया ही नेटवर्क में है। तो आप भी नेटवर्क में रहते रहे क्या? लोग है तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत दिमाग देते थे आप कॉमरेड। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद कॉमरेड, बहुत समय दिया आप। और ठीक है, अब जो आपने फैसला लिया है कि जनता के बीच जाके बिना हथियार के लड़ोगे, तो मैं चाहूँगा कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र तरीके से, कानूनन तरीके से आप जनता का आवाज़ उठाएं, और उस आवाज़ में हम भी आपका साथ देंगे। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से हैं तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ही जनता के साथ लड़ेंगे। तो ये बहुत सीनियर कैडर, छत्तीसगढ़ में हमारे दंडकारण्य बस्तर के पहले सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जो 1990 में माओवादी पार्टी ज्वाइन की, और इनसे मेरा मन भर नहीं रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे वीडियो की शुरुआत से अब अंत होते तक स्थिति कितनी मतलब कितना अंधेरा हो गया है। तो बातचीत बहुत लंबी है, हो सकता है एक ही पार्ट में आप देख पाएं, हो सकता है कई पार्ट में आप देख पाएं। पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।